हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए ये प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है, और ये फर्स्ट प्री बोर्ड का पेपर है, टाउन फर्स्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट बच्चों ने पेपर कर लिया है वो अपने आंसर देख सकते हैं कि उनके कितने ठीक हैं, ठीक है। और अगर इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर देने चले गए तो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखना तो देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। बाकी आप जानते भी है कि डीओ ने भी प्रैक्टिस पेपर इशू किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर का जो टाइमिंग है वो 90 मिनट का है। जिनको केवल आंसर देखना वो आगे वीडियो कर लेना, ठीक है। मैक्स से मार्क्स जो है 40 हैं और आपका जो पेपर है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और टोटल 63 क्वेश्चन है इसमें। और जो पहला पार्ट है ना उसमें 24 क्वेश्चन है, तो आपको केवल 20 करने हैं। दूसरे में 23 हैं, आपको केवल 18 करने हैं, ठीक है। और जो 26 है ना वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, ठीक है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो पार्ट सी है उसमें 12 क्वेश्चन है, केवल 10 करने हैं, ठीक है। और जो खंड घा है उसमें 4 प्रश्न है, लेकिन 62 और 63 जो है ना वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। मतलब इसमें ना 4 प्रश्न है ना, 2 ही आपको करने हैं, क्योंकि 2 जो है ना मैप वाले हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 0.8 का रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नंबर नहीं कट रहे आपके, ठीक है, लेकिन 0.8 है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। 4 ऑप्शन आएंगे, ओके। अब फटाफट पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है कहलाता है। देखो ये जो हिस्ट्री की बुक है ना पहला चैप्टर में से है, और जो नए शब्द लिखे होते हैं ना वहाँ से आया है ये, तो आप नए शब्द जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसका है निर्जातीय ग्रुप, ठीक है, एथनिक ग्रुप। नेक्स्ट है बाज छाप कवच, ये किसका प्रतीक है? ये भी हिस्ट्री से ही है। तो आपकी एक टेबल बनी होगी हिस्ट्री में, तो उसमें आपको सिंबल पूछ रहा है, तो आप वहाँ से जरूर कर लें। तो ये जो बाज छाप कवच है ना, ये है जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, ठीक है, ये सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सही मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जो ए है ना वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है। आप देख लेना जो टेबल बनी है ना हिस्ट्री के चैप्टर में, ये भी वहीं से है, ठीक है। तो ये इसका ए आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन है ना उसकी स्थापना किसने करी है? तो उसकी स्थापना जो है जिससे मैसिनी ने करी थी। इसने बहुत सारे संगठन बनाए हैं, तो आप यंग इटली, यंग यूरोप आप अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके नेक्स्ट है, अच्छा इंग्लिश में ये जिसमें मैसिनी बोला जाता है, हिंदी में मैसिनी लिखा जाता है, ठीक है, नाम तो वही जाने, है ना। वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने करी थी? जो वियना कांग्रेस है ना वो ड्यूक मैटरनिक ने बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? ड्यूक मैटरनिक ने, ओके। तो इसका आंसर 5वीं का क्या है? ए। फिर है किस वर्ष श्रीलंका में सिनली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया? जो श्रीलंका है ना, सिनली को एकमात्र भाषा की सिर्फ सिनला लैंग्वेज, इंग्लिश में सिनला बोलते हैं, हिंदी में सिनली, इंग्लिश में सिनला बोलते हैं। तो 1956 में ये श्रीलंकन ने क्या करा, केवल अपनी लैंग्वेज को जो सिनली है ना उसको सब कुछ वैल्यू दे दी 56 में, ठीक है। सी आंसर है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रूसलेस है। क्या है? ब्रूसलेस, ठीक है। श्रीलंका की क्या है? कोलंबो। तो अगर आपसे श्रीलंका का पूछेगा तो आप श्रीलंका का बताएंगे, जिसकी राजधानी बोले उसी का बताएंगे। वैसे बेल्जियम और श्रीलंका का ही है, तो दोनों में से कोई आ सकती है, ठीक है। दोनों को आज़ादी कब मिली ये सब भी याद कर लेना, है ना। अभी कह रहे हैं कौन सा जाति समूह श्रीलंका का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी जाति? आपका पड़ोसी देश है, आप जानते हो कि कौन कौन सी जाति वहाँ पर रहती है, ठीक है। एक सिनली रहते हैं, भारतवंशी तमिल रहते हैं, श्रीलंकाई तमिल रहते हैं, फ्लेमिश नहीं रहते। इसका आंसर क्या है? फ्लेमिश, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है, फ्लेमिश। उसके बाद 9th है, 9th क्वेश्चन बोला गया है 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है? देखो 2 प्रकार के होते हैं फेडरल सिस्टम, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे कमिंग टुगेदर बोल रहा है, ठीक है। कमिंग टुगेदर मतलब आओ सारे साथ में आओ। तो यहाँ पर आंसर होगा, इसका आंसर जो है 9वें का वो है सी, ठीक है। ये मैंने सारा टिक भी लगा दिया, आंसर भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये जितने भी है ना इंडिया, बेल्जियम और स्पेन ये 7 लेकर हैं, और ये 7 आकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब, ठीक है। उसके बाद है भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? देखो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य का, संवर्ती पर दोनों का होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, पॉलिटिक्स से है, ठीक है, 2nd चैप्टर देख लेना। उसके बाद 10th हो गया, ठीक है। उसके बाद 11th में कह रहा है विश्व बैंक
कि विकास जो विश्व विकास रिपोर्ट है 2019 के अनुसार किन देशों को निम्न आय वाला देश माना जाता है, तो ये इसका ए आंसर है। बाकी एक बार इसको जरूर कंफर्म कर लेना, ठीक है, ए, ठीक है, इसका ए है, कंफर्म कर लेना फिर भी एक बार आप। उसके बाद 12th पे आ जाइए। ये कह रहा है साक्षरता दर जो होती है, लिटरेसी रेट जो होता है, उसे कब से काउंट किया जाता है? तो 7 साल या उससे अधिक लोगों के लिए काउंट किया जाता है। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे, तो हमारे देश में जो पढ़े लिखे जो जांच की जाती है ना, वो 7 साल या उससे ज़्यादा को लिया जाता है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन तय करता है, कौन बनाता है इसको? तो UNDP, ठीक है, कौन बनाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जो कृषि है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, टिक लगा रखे ताकि प्रॉब्लम ना हो। हिमानी एक अध्यापिका है, टीचर है, तो ये किस में आएगी? सर्विस दे रही है ना, तो टैक्सरी में आएगी, तृतीय क्षेत्र में आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 साल से जो कम आयु के बच्चे मर गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं बच्चों इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, ठीक है, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। 1000 जो लोग हैं ना, मतलब जो बच्चे, उनमें से अगर 1 साल से कम बच्चे मर जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहा जाता है। अब ये कह रहा है, ये देखिए कि इस देश में ना आय का वितरण समान है, मतलब जहाँ डिफरेंसेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25, 30, 80, 80 कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सीधा आंसर देखिए ना, यहाँ देखो बहुत कम गैप है इनकम का, सबकी इनकम एक जैसे लगभग, तो ये देश बढ़िया है ना, तो बी आंसर हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विश्व बैंक जो विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करता है उसमें किस बात को ध्यान में रखता है? वो केवल प्रति व्यक्ति आय को देखता है, और जो UNDP है ना, वो प्रति व्यक्ति आय को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को भी देखती है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो झूम कृषि है, भूगोल का चैप्टर है चौथा, तो जो झूम कृषि है उसे ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। जो झूम है ना, उसे तो रोका बोला जाता है, कहाँ पर? ब्राज़ील में। ऐसे मिल्पा कहाँ बोला जाता है? अमेरिका में। लद्दाख का बोला जाता है इंडोनेशिया में। कोनको का बोला जाता है वेनेजुएला में, ठीक है ना। आपके पेपर में फर्स्ट टर्म के जो पेपर है उसमें हेल्प हो जाएगी। ये कह रहे ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा ना टाइडल एनर्जी कहते हैं, जो समुद्र की लहर से बनाई जाती है, तो ये बार बार बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए इसका ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी फसल मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? मोटा अनाज इनमें से कौन सा नहीं है? तो चावल को मोटे अनाज में नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कौन सी मिलेट नहीं है, तो राइस मिलेट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है? देखो ये दोनों ही रोपण होती है, दोनों की रुपाई की जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया तो आप कोई सा भी करेंगे आपको सही माना जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ये मूंगफली जो है वो कौन सी फसल है? वो खरीफ की है। अभी देखो मूंगफली मार्केट में आ रही है, सर्दी में जो है रबी की फसल बोई जाती है, अब इस समय रबी बोया जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। इस समय सारा क्या कट रहा है? खरीफ कट रहा है, ठीक है। अब ये पिक्चर किसकी है? ये मारियान की है। आप पिक्चर देखेंगे थोड़ा क्लियर नहीं है, हिस्ट्री के बुक है ना पहला चैप्टर, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, मारियाना। ऐसे ही बाकी चित्र कर लेना। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? हिस्ट्री के चैप्टर से ही है, 1848 में बुलाई गई थी, 1848 में। उसके बाद ये होते हैं संकल्पना और कारण वाले। इसमें देखना पड़ता है कि पहले दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय भावना को कैसे बढ़ रही थी? इसी वजह से, क्योंकि इसने क्या करा था, 30 मुद्राएं थी, उसको घटा के 2 कर दिया। तो अगर देखो पूरे देश में अगर अलग अलग मुद्रा होगी तो क्या देश एकजुट होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, 30 जो मुद्रा थी ना उसको घटा के 2 करा ताकि राष्ट्रीय भावना बढ़ सके। तो दोनों सही भी हैं और ये कारण बिल्कुल सही लिखा है। आप हिस्ट्री की बुक में देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल लाइन लिखी है और रीज़न भी लिखा है कि इसकी वजह से भावनाएं बढ़ी, एकता की भावना बढ़ी। तो हम ए पे टिक कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ओके। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो एक्ट ऑफ यूनियन है, हस्ताक्षर कब हुए? देखो जब हस्ताक्षर बोलेगा तो 1706 पे आप टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा विकसित देश का लक्षण है, मतलब किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है जिसकी कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा होती है? तो इसका ए आंसर है, ठीक है। और यहाँ बाकी तो हो नहीं सकते, ये कह रहा है बेरोजगारी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका ए आंसर है, ठीक है। टिक लगा दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए।
ओके। उसके बाद 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त होता है। कारण कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण करना है। बिल्कुल सही। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं वो जनता की भावना को ध्यान में रखते हैं, जनता का कल्याण करती है, इसलिए तो इलाज मुफ्त दे रही है। तो संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका आंसर भी क्या ए है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए 31 पे। सुमित एक रसोई का कार्य करता है, तो वो किस में आएगा? तो देखिए वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि देखो अगर वो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है रसोई का, तो अगर वो सब्जी बना के उसे बेच रहा है क्या? नहीं ना, वो किसी के घर में जाके सेवा दे रहा है। ठीक है, सर्वेंट है, तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। सेकेंडरी में तो चीज़ का निर्माण करके उसे बना के बेचा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो टर्शियरी सेक्टर में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। उसके बाद 32 पे आ जाइए। ये कह रहा है वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के जरिए अन्य चीज़ों में बदला जाता है। लिखा है ना, जैसे कच्चा माल लेके कुछ बनाया जाता है। ठीक है, और बनाया इसलिए जाते बेचेंगे भी उसे, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सेकेंडरी में, प्राथमिक में तो कृषि से संबंधित आता है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। ठीक है, और द्वितीयक में सेकेंडरी मतलब जिसमें हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मुकेश को छुट्टी तो मिलती है लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते, तो किस में आएगा? तो असंगठित क्षेत्र में आएगा, क्योंकि अगर उसे पैसे मिलते हैं छुट्टी के भी, जैसे आपके टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं सरकारी अस्पताल में, ठीक है, तो वो संगठित में आएंगे। यहाँ मुकेश असंगठित में आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए 34 पे। उसके नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सी गलत मैचिंग है। आप सबको पता है ना, जो भारतीय रेल है वो सरकारी है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, यहाँ लिखी निजी क्षेत्र में, तो पहले वाला ही गलत है, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे प्राइवेट ही होते हैं। ठीक है, ये गलत है ए। अब आ जाइए 35 पर। 35 में कह रहा है कि संसाधनों की धारणता, मतलब पता है इसका क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब, इसका मतलब होता है रिसोर्स की बर्बादी ना करना, आने वाली जनरेशन और फ्यूचर और जो प्रेजेंट जनरेशन है दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो हम डी पर टिक करेंगे। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 36 में कह रहा है कि जब जन्म के समय संभावित आयु दर्शाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ शोज, ये बताती है जैसे कोई किसी देश में कितने साल तक जिंदा रहेगा ना, ये बताती है। ठीक है, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, ये बताती है कि किसी देश में वो कितने साल जिंदा रहेगा, कोई व्यक्ति उस देश में पैदा हो रहा है तो व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना को बताती है। ठीक है, क्योंकि हम 100% थोड़ी कह सकते हैं कि उतना ही जिएगा, इसलिए संभावना होती है, वास्तविक लिखते ना, ये गलत है, इसका ए आंसर है। ठीक है, ये मैंने टिक भी करा हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। श्रीलंका में ना देखो, बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अपना हुक्म चलाने लग जाए, उस पर अपने दबाव डालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर पहले में लिख दिया कि दोनों को बराबर कर दिया, ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये किया उन्होंने, सिंहली भाषा को वरीयता दी, ये उन्होंने किया। तो दूसरा और तीसरा इसका ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं करे थे, बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दी थी, और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में हर जगह सिंहली को पोजीशन दी थी, तो इसका बी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए 38 पर। तो ये कह रहा है बताइए कि संकल्पना ठीक है गलत है। कह रहे बेल्जियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी प्रदान करी थी ना, डच, फ्रेंच, जर्मन, आपको पता होगा बेल्जियम ने करा। और इसके लिए उसने क्या करा, बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। देखिए ध्यान समझिए, ये जो बेल्जियम है ना, इसने सामूहिक सत्ता में साझेदारी प्रदान की, क्या उसका कारण 4 पर संशोधन था? 4 पर संशोधन करा तभी तो साझेदारी सत्ता मिली उसे, है ना। तो अगर संशोधन ना करता तो ये मिल पाती, लेकिन ये पूरी तरह से ना इसका कारण नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस पर नहीं इसका ये मतलब पूरा कारण बता रहे, इस पर एक बार कंफर्म आप कर लेना इस वाले पे। ठीक है, जो मुझे लगता है इसका ए आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, इसके ऊपर बाद में मैं फिर बता दूंगा आपको। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है 39, क्योंकि आपको गलत बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जिस पे कंफर्मेशन नहीं है उस पर मैंने बोल दिया। ये क्या, श्रीलंका में जो गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 2009 में हुई थी। ठीक है, ये कह रहा है आपको गलत बताना क्या है। देखिए जो संघ सूची होती है ना, वो सारे केंद्र निर्णय लेती है, तो जो व्यापार होता है ना उसे राज्य सूची भी ले सकती है। तो ये इसका जो बी है ना, वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो बाकी सारे इसके ठीक है, पैसे, देश की रक्षा, कम्युनिकेशन, ये सारे का सारा संघ सूची के हाथ में होता है, लेकिन ट्रेड जो है वो राज्य के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर किस पे जाएंगे, बी इसका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है ये जो
शुमेसर है ना, इसने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? स्मॉल ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको बताना मिट्टी की पहचान करनी है। ये 2 विशेषता बताई हैं कि कौन सी मिट्टी पे गन्ना, चावल, गेहूँ उगता है, किसमें रेत, सेल और मृत्तिका पाई जाती है। ठीक है, किसमें सैंड, सिल्ट, क्ले होता है, किसमें शुगर केन, पैडी और वीट उगता है। आप सब जानते हैं, उत्तर भारत में आप रहते हैं। ठीक है, तो एल्युवियल सोयल, ठीक है, अगर बाहर वाले भी देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि एल्युवियल सोयल जो है ना, बाहर के पूरे देश के अंदर ही, मैं उत्तर भारत से बाहर कह रहा था, ठीक है, भारत की तो अब नागरिक हैं, तो एल्युवियल सोयल जो है ना वो उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव मतलब जो जिंदा होते हैं, तो मनुष्य जिंदा है, वो जैव का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक व या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा से बनाया जा सकता है, तो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो, इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा से फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कौन भूमि निम्नीकरण नहीं है, मतलब कौन है जो भूमि को खराब नहीं कर रहा, भूमि को प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है, रहने दे रहा है, तो शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट जो है, देखो अगर पेड़ काटोगे तो भूमि खराब होगी, पशुओं को चराओगे भूमि खराब होगी, खनन करोगे ज़मीनों को खोदोगे, ज़मीन को गड्ढे करोगे, सोना, तांबा, चांदी, लोहा निकालोगे तो ज़मीन अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रहेगी, जबकि शेल्टर बेल्ट करेंगे तो रहेगी। ठीक है, तो कह रहा है भूमि निम्नीकरण किस में नहीं हो रहा, तो ए में। ठीक है, कह रहा है कौन सी जायद की फसल है? आपको पता होना चाहिए 3 शस्य फसलें होती हैं। ठीक है, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो जायद कौन सी है? जितने भी बेल वाले होते हैं, जितने भी बेल वाले होते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। उसके कह रहा है कि जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, और नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग बाजार में घट गई है। देखो ये दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन क्या जूट का जो रंग है सुनहरा होना वो मांग कम होने की वजह से है? वो तो पहले से ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। क्लियर हो गया? और जो पहले वाला बताया था ना ऐसे वाला, उसका ए ही था। ठीक है, चलो अब वो तो होगी बात। अब उसके बाद देखिए ये पैसेज है, मैं पैसेज तो पढ़ूंगा नहीं, सीधा आंसर आपको दिखाऊंगा। आप आराम से पैसेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने रोक दिया है, इस तरीके से देखिए पैसेज है। ओके, ठीक है, इंग्लिश में है। ठीक है, अब देखिए, अब इसने बोला है कि मैटरनिक ने किस देश के लिए कहा था कि जब वह छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो फ्रांस के लिए कहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस में उदारवादी क्रांतिकारियों ने किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया? बूर्बो वंश को। ठीक है, बूर्बो डायनेस्टी को। क्लियर? सारा पैसेज में से था, बहुत ईजी था। कह रहे जुलाई क्रांति के फलस्वरूप बेल्जियम किस साम्राज्य से अलग हो गया था? ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा अंग्रेज कवि युद्ध लड़ने गया? लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किस स्वतंत्रता संग्राम से हुआ? ठीक है, फ्रांस से ही लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई। ठीक है, उसके बाद 53 कुस्तुनतुनिया की संधि के माध्यम से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, आपको पता होगा कि टर्की ने यूनान पर राज किया हुआ था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य बना रखा था, तो यूनान आज़ाद हुआ था, किससे हुआ था? कुस्तुनतुनिया की संधि से हुआ था। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुस्तुनतुनिया जो है ट्रीटी जो थी। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैसेज है, आप आराम से पैसेज देख सकते हैं। अब उसके क्वेश्चन है, सारा पैसेज में ढूंढना तो बहुत इजी है। कह रहे हैं कि लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए रिजर्व किया गया है? ठीक है, तो शिया मुस्लिम के लिए किया गया है। उसके पूछा था कि लेबनान की जो उप प्रधानमंत्री है उसके लिए कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी सीट जो रिजर्व है? तो वो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए। फिर 56 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? तो उसका आ जाएगा सुन्नी मुस्लिम के लिए। ठीक है, आराम से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। फिर पूछा गया था कि लेबनान में राष्ट्रपति का पद किसके लिए आरक्षित है? ठीक है, उसका ये है मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। उसके बाद था कि ये जो समझौता है, आपने देखा लेबनान के अंदर सभी को साथ में लिया गया ताकि भेदभाव ना हो, है ना?
तो इससे क्या हुआ, इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो मुस्लिम सीरिया के साथ जाना चाहते थे उन्होंने मांग छोड़ दी। विभिन्न समुदायों के लिए पदों को आरक्षित कर दिया गया। ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करते थे। तो सारे आंसर है इसका डी। ठीक है, इसका डी आंसर था। बहुत फ़ायदा हुआ इससे। ये कह रहे हैं ये व्यवस्था ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें सभी को भागीदार बनाया गया, सभी को भागीदार बनाया गया है। ठीक है, इट प्रोवाइड द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। सी आंसर है इसका। ठीक है, अगर मैं किसी पे कलर कर रहा हूँ तो वही आंसर, अगर मैंने किसी पे नंबर नहीं बोला तो। अब ये लास्ट था, मतलब सेक्शन डी है। तो यहाँ बोला गया ए जो है ना मैप में दिखाया गया, ए कौन सा डैम है। ठीक है, मतलब कौन सा बांध है। तो सरदार सरोवर, ठीक है, नर्मदा नदी पे बनाया गया था। और अभी दिखा रहा था मैप भी। और जो बी है ना वो कौन सा राज्य है जहाँ चाय सबसे ज़्यादा उगती है, तो असम। ठीक है, बाकी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था कि उस बांध का नाम बताइए जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सरदार सरोवर। और हरियाणा के प्रमुख खाद्य फसल कौन से, गेहूँ। ठीक है, तो आप मैप देख सकते हैं, ये मैप है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था एक, और ये पूछा था, ये चाय का हो गया असम, और ये सरदार सरोवर बांध हो गया, ठीक है, गुजरात में। तो इस तरीके से पूरी का पूरा पेपर समझा दिया और आपने देख भी लिया होगा आपका कितना सही है। कैसी वीडियो लगी बता सकते हैं। स्पीड से लगी होगी तो इसके लिए तो आप थोड़ा स्पीड धीरे कर लेना, थोड़ा टाइम की कमी थी। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और वीडियो से ऐसे लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर सकते हो तो कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को तो कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।